अच्छा, फोरियर सीरीज़ में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर पीरियोडिक सिग्नल्स हैं तो हम उनको जो है वेटेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अपीरियोडिक सिग्नल्स हैं जो कि पीरियोडिक नहीं है, रिपीट नहीं कर रहे, तो उन पे हम फोरियर सीरीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाता है। तो हमारे पास जो अपीरियोडिक सिग्नल्स हैं उन पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जो कि रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम उस पे जो है फोरियर सीरीज़ अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में हमें पीरियोडिक सिग्नल मिल जाएगा। क्योंकि फोरियर सीरीज़ में जब भी हम फोरियर सीरीज़ के फार्मूलाज अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम एक्स ऑफ टी सिर्फ एक साइकिल को कंसिडर करते हैं। तो अब जब फोरियर सीरीज़ हम इस एक साइकिल पे अप्लाई करेंगे तो जो हमें फोरियर सीरीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा वो मतलब पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा। लेकिन हमें पीरियोडिक सिग्नल नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये जब हमारे पास एक्स ऑफ टी है, ठीक है, तो हम इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो फार्मूलाज हैं वो हम फोरियर सीरीज़ के फार्मूलाज की हेल्प से ही ड्राइव करेंगे। अच्छा, अब हमें ये पता है कि अगर हम इस पे फोरियर सीरीज़ अप्लाई करें तो हमें ये एक पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा। तो फोरियर सीरीज़ के फार्मूलाज के हिसाब से एक्स ऑफ टी जो है सम है वेटेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का, ठीक है। जब के इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे जो ओमेगा नॉट है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और ए के जो हैं ये फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट्स हैं। अच्छा, ये ए के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका हमने फार्मूला लास्ट टाइम किया था कि हमारे पास अगर ए के जो है फाइंड करने हैं तो हम 1/t, टी जो है यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड है इस सिग्नल का, ज़ीरो से लेके इस कैपिटल टी तक, और लिमिट भी जो है हमारी टाइम पीरियड ही है, ठीक है। फिर एक्स ऑफ टी को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ और उसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हमें ए ज़ीरो चाहिए तो के की वैल्यू ज़ीरो होगी, अगर ए वन चाहिए तो के की वैल्यू वन होगी, अगर ए माइनस वन चाहिए तो के की वैल्यू माइनस वन होगी। फिर यहाँ से जो है हमें फोरियर सीरीज़ के कोएफिशिएंट्स मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये फार्मूलाज असल में इस पीरियोडिक सिग्नल के लिए हैं, लेकिन हमें जो मिला हुआ है वो अपीरियोडिक सिग्नल है और उस पर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म ही अप्लाई करना है, लेकिन हम हेल्प लेंगे इन फार्मूलाज की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक्स ऑफ टी जो है वो हमने उसको जो है पीरियोडिक सिग्नल को हमने एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया है और जो पीरियोडिक सिग्नल है उसको हमने एक्स डैश ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे भी इन दोनों फार्मूलाज में, क्योंकि ये दोनों फार्मूलाज फोरियर सीरीज़ के हैं, तो यहाँ पे हमने एक्स डैश ऑफ टी लिखा है और यहाँ पे भी हमने एक्स डैश ऑफ टी लिखा है। अच्छा, ये दोनों सिग्नल्स एक जैसे हैं अगर हम सिर्फ इसकी जो है एक साइकिल कंसीडर करें, -t/2 से लेके t/2 तक, अगर हम -t/2 से लेके अगर +t/2 तक इस सिग्नल को देखा जाए तो एक्स डैश ऑफ टी और एक्स ऑफ टी दोनों सेम है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि एक्स डैश ऑफ टी बराबर है एक्स ऑफ टी के सिर्फ इस टाइम इंटरवल के दरमियान -t/2 से लेकर +t/2 तक, और बाकी जो उस इंटरवल से टाइम मतलब बाहर है उसमें एक्स ऑफ टी जो है ज़ीरो है, मतलब +t/2 से आगे और -t/2 से पीछे एक्स ऑफ टी हमारा ज़ीरो है। अच्छा,
अब क्योंकि हमें फोरियर सीरीज़ के फार्मूलाज़ की हेल्प से फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूलाज बनाने हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो एपीरियोडिक सिग्नल है, इसको अगर हम पीरियोडिक कंसिडर करना चाहें तो इसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है, ये कहाँ पे रिपीट कर सकता है। इसका टाइम पीरियड दिखने में मतलब नहीं लग रहा कि ये कहीं पे रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी है। हो सकता है इन्फिनिटी के बाद ये रिपीट करे, तो इसको हम पीरियोडिक सिग्नल कंसिडर करेंगे और इसका जो टाइम पीरियड हम लेंगे वो इन्फिनिटी लेंगे। तो अब जो है फोरियर सीरीज़ का जो हमारे पास फार्मूला है कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने वाला, उसमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट है टाइम पीरियड वाली -t/2 से लेके t/2 तक की, उस लिमिट को जो है हम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी कर देंगे, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है x(t), ये वाला, ये भी जो है पीरियोडिक सिग्नल है, लेकिन इसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन वाला पूरा का पूरा ये जो टर्म है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, हम फिर ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है उसको हम बराबर कर रहे हैं x(j)k(ω0) के। ठीक है, तो a(k) किसके बराबर हो जाएगा 1/t, और इस पूरे के पूरे टर्म को हम कंसिडर कर रहे हैं x(j)k(ω0t). मतलब इसमें अभी कंफ्यूज होने की बात कोई नहीं है, इसका मतलब जो है वैल्यू है यही है। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस पूरे इंटीग्रेशन के टर्म को हमने x(j)k(ω0) में चेंज कर दिया है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि x(j)ω इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x(t)e−j⍵t dt। तो अब यहाँ पे जो है ओमेगा है, तो ओमेगा की जगह पे जो है k(ω0) है, तो हमने यहाँ पे भी x(j)k(ω0) रखा है। तो यहाँ पे भी जब ओमेगा की जगह पे k(ω0) रखेंगे तो फिर जो है ये चीज़ इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास x(j)k(ω0) इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x(t)e−j)k(ω0t dt। ठीक है, तो फिर इस पूरी इंटीग्रेशन को हमने x(j)k(ω0) के बराबर रख दिया है। अच्छा, अब ये जो a(k) की जो वैल्यू है वो हम x(t) के फार्मूला में पुट करेंगे यहाँ पे। मतलब x(t) को हमने फोरियर सीरीज़ में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और a(k) की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है एपीरियोडिक सिग्नल के लिए, मतलब जिसका पीरियड जो है इन्फिनिटी है। ठीक है, वो a(k) की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे a(k) की वैल्यू हमने पुट की है 1/t x(j)k(ω0 e⁻j)k(ω0t। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड विथ ω0। तो ये ω0 यहाँ पे भी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली, और जो डिवीज़न वाली है वो जब नीचे आएगी तो वो हो जाएगा हमारा 2π f। तो f और t जो है यहाँ पे f और t आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास 1/2π बचेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, और यहाँ पे ω0 भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की है और यहाँ पे हमने डिवाइड की है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इस x' में जो हमारा टाइम पीरियड है, क्योंकि अब हमने फार्मूला मॉडिफाई कर लिया है, जो हमारे पास एपीरियोडिक सिग्नल था उसका जो है हमने यहाँ पे उसके जो है मतलब a(k) के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट किए हैं, जिसमें हमारा जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कह रहे हैं कि टाइम पीरियड अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो जो x' है
वो हमारा एक्स ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड अगर हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जो हमारा एक्स डैश ऑफ टी है वो भी अप्रोच करेगा एक्स ऑफ टी को। अच्छा, अब ये है कि अगर हमारा टाइम पीरियड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब टाइम पीरियड टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे 1/t के बराबर होगी। तो 1/t के बराबर अगर है तो फ्रीक्वेंसी हमारी टेंड करेगी 0 की तरफ। तो जो ओमेगा नॉट होगा वो उसका वैल्यू जो होगा वो भी अप्रोच करेगा 0 को। मतलब जो यहाँ पे हमारे पास ये ओमेगा नॉट है, के ओमेगा नॉट, या फिर ये यहाँ पे ये ओमेगा नॉट, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी जो समेशन होती है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाती है। कि मतलब ये दो वैल्यूज़ के दरमियान जो गैप है बहुत 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 ही कम है। कि मतलब हमारे पास के ओमेगा नॉट है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू होगी 1 ओमेगा नॉट, फिर उसके बाद 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट। तो उनके दरमियान जो गैप है वो बहुत ही कम है। मतलब वहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ज़ीरो हो गई है, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ज़ीरो ज़ीरो को टेंड कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़ीरो को टेंड कर रही है, ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी के दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी जो है ज़्यादा गैप नहीं होगी। तो इस तरह मतलब हमारे पास जब डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होती हैं या फिर समेशन के अंदर हमारे पास जो है वैल्यूज़ एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को, सॉरी, समेशन को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। अच्छा, अब जो के ओमेगा नॉट है, ठीक है, अब उसमें के की कोई मतलब जो है के ओमेगा नॉट को जो है हम सिंपली किसी एक ओमेगा में चेंज कर देंगे। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे अब के का कोई जो है यूज़ नहीं है। कि मतलब फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमारी ज़ीरो को टेंड कर रही है, ठीक है, तो फिर हम जो है यहाँ पे के ओमेगा नॉट को सिंपली ओमेगा में चेंज कर रहे हैं कि वो एक कोई बस एक ही फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे वो असल में फिर यहाँ पे भी जो है के ओमेगा नॉट को हम सिंपली ओमेगा में चेंज करेंगे। अच्छा, अब ओमेगा जो नॉट है, ठीक है, वो ये वाली ओमेगा नॉट जो है हमारी डी ओमेगा में चेंज हो जाएगी। जैसे इंटीग्रेशन में एंड में हम डी टी लिखते हैं, मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। तो अब ओमेगा में भी क्योंकि मतलब चेंज बहुत कम है तो उसको हम डी ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओमेगा नॉट को हम डी ओमेगा में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये डिस्क्रीट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है के ओमेगा नॉट या फिर ये के ओमेगा नॉट, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि के की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो फिर 1 ओमेगा नॉट होगा, 2 ओमेगा नॉट होगा, 3 ओमेगा नॉट होगा। तो उन डिस्क्रीट वैल्यूज़ को हम कंटिन्यूस वैल्यूज़ में चेंज कर रहे हैं। तो उन कंटिन्यूस वैल्यूज़ में चेंज करने के लिए हम इन डिस्क्रीट के ओमेगा नॉट को सिंपली एक ओमेगा कह रहे हैं कि वो एक ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिर्फ सिंपली के ओमेगा नॉट की जगह पे सिंपल सिंपल एक ओमेगा हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ओमेगा नॉट का जो सिंपल मतलब बहुत कम वैल्यू है, ठीक है, उसको हम चेंज चेंज इन जो है फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे हैं। तो उसको फिर हम डी ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी। बाकी जो है के ओमेगा नॉट की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे भी के ओमेगा नॉट की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा नॉट की जगह पे डी ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी पिछली स्लाइड पे जो समेशन थी वो इंटीग्रेशन में चेंज हो गई।
तो अब ये जो है फ्रीक्वेंसी हमारी एक कंटिन्यूस वैल्यू हो गई। पहले वहाँ पे के ओमेगा नॉट था, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो है हमारी के ओमेगा नॉट जो है सिंपल एक ओमेगा वेरिएबल में चेंज हो गई। और वो जो ओमेगा वेरिएबल है वो जो है डी ओमेगा के हिसाब से उसमें बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी चेंज आ रही है। ठीक है, के ओमेगा नॉट को हमने ओमेगा कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट है उसकी जो है कोई वैल्यू थी हमारे पास। अगर आप पीछे स्लाइड्स में जाके देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो है एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट की ये पूरी की पूरी वैल्यू ली हुई थी, उसको हमने इसके एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट के फॉर्म में लिखा था। या फिर हमने ये कहा था कि अगर हम के ओमेगा नॉट को अगर हम सिंपली ओमेगा लें तो फिर ये फार्मूला बनता है। तो अब हमारे पास जो है एक्स ऑफ जे ओमेगा है, यहाँ पे एक्स ऑफ जे ओमेगा है तो उसकी ये वैल्यू है। सही है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो जो फोरियर सीरीज़ थी उसमें एक्स ऑफ टी था। ठीक है, उसके बाद फिर समेशन थी हमारी और एक्सपोनेंशियल सिग्नल भी था, उसके साथ उसका वेट था ए ऑफ के। अब ए ऑफ के की जगह पे हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है, अब ये जब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा किसी भी सिग्नल का, ठीक है, तो हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट करना होगा। जैसे फोरियर सीरीज़ में ए ऑफ के या फिर ए सब्सक्रिप्ट के हम फाइंड आउट कर रहे थे, कोएफिशिएंट्स फोरियर सीरीज़ के फाइंड आउट कर रहे थे। अब उस ए के की जगह पे हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा है, तो अब हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा जब भी किसी सिग्नल एक्स ऑफ टी को हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ऑलमोस्ट जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म जैसा ही होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास एस होती है और फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमारे पास जे ओमेगा होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर फार्मूला याद हो तो वो भी इसी तरह होता है कि एक्स ऑफ एस और फिर इंटीग्रेशन होती है, उसकी लिमिट होती है, फिर हम फंक्शन को जो है ई पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर जब उसकी जो है इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमें उसका मिल जाता है। तो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, लेकिन एस की जगह पे क्या है, जे ओमेगा है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह जब हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा तो हमारे पास ऑलरेडी एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा। ठीक है, वो फिर हम जो है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये उसका फार्मूला है, मतलब हमें एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। एक्स ऑफ जे ओमेगा हमारे पास होगा, वो इस इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और 1/2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो फिर हमें एक्चुअल सिग्नल मिल जाएगा। जिस तरह हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है एक्स ऑफ एस फिर इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी होता है, तो इसी तरह यहाँ पे जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। और इसी तरह जब जैसे हमारे पास इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा। ठीक है, फिर ये फार्मूला जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम मिला के फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कहते हैं। अच्छा, जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं या फिर फोरियर इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है यहाँ पे, तो फोरियर इंटीग्रल भी कहते हैं। फोरियर इंटीग्रल किसका, फंक्शन एक्स ऑफ टी का। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं, फोरियर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ टी भी कह सकते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है।
अच्छा, अब फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या फ़र्क हो गया? फोरियर सीरीज़ जो है हमारी सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए अप्लाई होती है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा जो है एपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जब हम फोरियर सीरीज़ अप्लाई कर रहे थे किसी भी पीरियोडिक सिग्नल पे, तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स आ रहे थे वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे आ रहे थे, कि मतलब जो हमारे पास जो फ्री मतलब सिग्नल्स होंगे उनकी जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज़ होंगी, और जब हम उनको सबको मिलाएंगे तो हमारे पास एक्चुअल सिग्नल एक्स ऑफ टी बन जाएगा। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये हो रहा है कि हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं आएंगी, हमारे पास एक पूरा कंटिन्यूस बैंड आएगा कि उसके अंदर उसके दरमियान जो भी फ्रीक्वेंसीज़ होंगी उन सब फ्रीक्वेंसीज़ वाले सिग्नल्स जब मिलेंगे तभी हमारा जो है एक्स ऑफ टी बनेगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सिग्नल्स रिक्वायर्ड हैं इसमें, मतलब जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो कम कम सिग्नल्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन इसमें यह है कि इसमें भी अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास इनफाइनाइट हैं तो फिर तो हमें बहुत सारे सिग्नल्स रिक्वायर्ड हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सिग्नल्स फिर हमें रिक्वायर्ड होंगे। सही है। तो बस ये है कि इसमें जो है डिस्क्रीट कंपोनेंट्स हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक फ्रीक्वेंसी की पूरी रेंज है कि यहाँ से लेके माइनस पाई से लेके पाई तक, या फिर कोई भी जो है वैल्यू होगी कि इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक, उसके दरमियान जो भी फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं कंटिन्यूस मतलब वैल्यू है, तो फिर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जो है जब मिलेंगे, ठीक है, तभी एक साफ टी बनेगा। अच्छा, इस पे अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जब जैसे हमने इसमें जो है फेज़ स्पेक्ट्रम बनाया था, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाया था, तो इसी तरह इसमें भी हम जो है, अच्छा इसमें हमने मैग्नीट्यूड और फेज़ स्पेक्ट्रम बनाया था, तो इसमें भी हम जो है मैग्नीट्यूड और फेज़ स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डिस्क्रीट पॉइंट्स में हैं, लेकिन इसमें जो है एक कंटिन्यूस ग्राफ हमारे पास बनेगा, कंटिन्यूस लाइन बनेगी, ठीक है। और इसके जो फेज़ स्पेक्ट्रम में उसमें भी जो है डिस्क्रीट सिग्नल्स बन रहे थे, इसमें फिर फेज़ स्पेक्ट्रम भी जो है हमारा कंटिन्यूस ही बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये पहला एग्जांपल है e⁻⁻ अच्छा, पहले तो आप ये देख लें कि ये जो है एपीरियोडिक सिग्नल है और डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है। डिके क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन अगर ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती तो फिर ये जो है ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल बन जाता। और यू ऑफ टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल ज़ीरो से पॉजिटिव वैल्यूज़ टी की जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन होगा, ज़ीरो से आगे टी के पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल डिफ़ाइन होगा। अच्छा, अब इसका जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स ऑफ जे ओमेगा, जो कि हमारा, अच्छा अब ये लिमिट जो है डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है? इस एपीरियोडिक सिग्नल पे। इसकी जो है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये सिग्नल हमारा ज़ीरो से शुरू हो रहा है, यू ऑफ टी, क्योंकि यू ऑफ टी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ज़ीरो से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है ये जाएगा। तो लिमिट हमारी ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो गई। फार्मूला के हिसाब से हमने यहाँ पे एक्स ऑफ टी रखा है, ठीक है। फिर उसको हमें एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, e⁻⁻j⁻t dt, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि दोनों की बेस सेम है तो हम जो है पावर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ई पावर माइनस कामन ले लें, ई पावर माइनस कामन ले लें, अंदर बच जाएगा हमारे पास ए टी प्लस जे ओमेगा टी। अच्छा, अब ये जो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम होता है, फिर जो उसके पावर में
जो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो फिर नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो हम विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, ठीक है। तो टी को भी कॉमन ले लेंगे तो बाकी अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा ए प्लस जे ओमेगा, माइनस और टी जो है हम बाहर निकाल रहे हैं कॉमन, ठीक है। तो फिर हम जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास सेम टर्म आएगा, वही ई पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा इंटू टी, और जो इसका पावर है माइनस ए प्लस जे ओमेगा वो इसके साथ नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गई और ए प्लस जे ओमेगा यहाँ पे आ गया। अब इसमें हम जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले हम जो है इन्फिनिटी पुट करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है 1/, ई पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/, ई पावर इन्फिनिटी हमारे पास ज़ीरो होगा। तो जब ये इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ई पावर ज़ीरो ये 1 होगा, ठीक है। और क्योंकि हम जो लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लगाते हैं तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास 1/a प्लस जे ओमेगा बचेगा, ठीक है। और ए की वैल्यू तो हमने पहले ही कहा है कि ज़ीरो से बड़ी है, ठीक है, तो वो हम दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसका जो है मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आपको जो है इसमें से रियल और इमेजनरी पार्ट जो है अलग अलग करना पड़ेगा। फिर जो है हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ए माइनस जे ओमेगा के साथ, ठीक है। ए माइनस जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो फिर हमारा रियल और इमेजनरी पार्ट अलग हो जाएगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो रियल पार्ट को स्क्वायर करेंगे और इमेजनरी पार्ट को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आएगा। अच्छा, अब ये नहीं कहिएगा कि ये अंडर रूट नीचे क्यों आ रहा है, ये असल में ये आंसर तभी आ रहा है जब हमने रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग किया है, फिर जो है हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, तो फाइनल आंसर ये आ रहा है हमारे पास। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, अगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। इसी तरह जो आप लोगों ने रियल और इमेजनरी पार्ट अलग किया उसमें से जो है हम जब फेज स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो यहाँ पे जो है इमेजनरी पार्ट के साथ आपके पास नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव हमने यहाँ पे बाहर बाहर रख दिए। अब जो है हम इनको प्लॉट कैसे करेंगे। अच्छा, जब हमारे पास हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि जब हमारे पास ए जो है इक्वल है ओमेगा के, या फिर ओमेगा इक्वल है ए के। अच्छा, हमें इसमें जो है ओमेगा की वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर इसको जो है हमें प्लॉट करना है। अच्छा, अब ओमेगा अगर ए के बराबर है तो यहाँ पे 2a² हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या आएगा, 1/√2, और फिर बाहर जो है ए आ जाएगी, सही है। वो इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, जो 1/√2 इंटू ए है उसको इन्होंने √2/2 इंटू ए के फॉर्म में शो किया हुआ है कि जब ओमेगा की वैल्यू ए के बराबर है तो ये पॉइंट हमें मिल रही है। जब ओमेगा की वैल्यू माइनस ए के बराबर है तब भी हमें यही सेम वैल्यू मिलेगी। अब अगर ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो है तो 1/√a², फिर मतलब 1/a, तो वो टॉप पे वैल्यू जो लिखी हुई है वो जब ओमेगा ज़ीरो है तो 1/a मिल रही है। तो मतलब ये हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ किस तरह बन रहा है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू पता नहीं है। तो इसीलिए ओमेगा की हम ऐसी वैल्यूज़ कुछ लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये कर्व कैसा बनेगा। और हमें ये पता है कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एक्स ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू जो है मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये डिवीज़न में है।
तो ये इसी वजह से एक ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, इस साइड पे भी नीचे जा रहा है और इस साइड पे भी नीचे जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे जब फेज़ फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू अगर ज़ीरो लेंगे तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो जो है हमारा ज़ीरो ही होगा। लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू वन है तो टेन इनवर्स ऑफ वन क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ वन 45 होता है। लेकिन ये बाहर जो है माइनस है तो माइनस 45 आ जाएगा। और अगर ओमेगा की वैल्यू माइनस ए है तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन वो होगा हमारा माइनस 45, और फिर ये बाहर वाली माइनस उसको प्लस 45 कर देगी। तो ये भी हमें मतलब इस तरह जो है समझना है कि ये ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अगर ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक ही कोई वैल्यू आप कंसीडर करके खुद से जो है ये ग्राफ जो है हर पॉइंट पे अगर आप प्लॉट करेंगे तो इनका शेप इसी तरह बनेगा। मतलब ये शेप ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आप याद करें, मतलब कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आपको समझनी है कि ये ए के हिसाब से हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं। और बाकी शेप तो मतलब ऑथर ने खुद ही प्लॉट किया है, ठीक है।